हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो चलिए देखते हैं, इसमें किरण पब्लिकेशन को पूरा कवर किया जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं 2023 के इसमें समस्त पेपर जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसे आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह है हिंदी के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक। इसे देखते हैं कि पहले हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 17 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम इसे सॉल्व करेंगे और एक दिन में कम से कम एग्ज़ाम चूँकि बहुत नज़दीक है तो इसलिए एक दिन में 2 या 3 सेट हम कंप्लीट करेंगे। और टोटल इसमें 17 है, तो 4 या 5 दिन में ये टोटल सेट हमारा जो है किरण पब्लिकेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें पैटर्न है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है लैंग्वेज का वो 30 मार्क्स का है, और उसके बाद सामान्य अध्ययन जो भी जीएस है 40 मार्क्स का है, और हिंदी जो है 80 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आज ये फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम लोग ओनली जो लैंग्वेज है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स वाला उसे 30 मार्क्स का कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो जीएस का पार्ट है और जो हिंदी का 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है हमारा, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे हमारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से काउ का मैस्कुलिन जेंडर जो है फाइंड करना है। तो इसमें देखेंगे स्टैलियन दिया हुआ है, स्टैलियन, स्टीयर, ड्रैग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसे सबसे पहले इसका जो ऑप्शंस है इसे हम लोग समझ लेते हैं। स्टैलियन मतलब होता है सांड, ओके, और स्टीयर का मतलब होता है बछड़ा, ओके, और जो ड्रैग होता है, ड्रैग इसे कहते हैं नर बत्तख, नर बत्तख, ओके। तो हमें देखना है मैस्कुलिन जेंडर काऊ का क्या होता है। तो काऊ का मैस्कुलिन जेंडर होता है सांड, स्टैलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 स्टैलियन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज अ कंजक्शन। ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें कंजक्शन बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं इसमें एक सेंटेंस है आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन, और इसके बाद दूसरा सेंटेंस है यहाँ से द ब्लू वन, मतलब यहाँ पर कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, बट। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बट। बट जो है कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज़ नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो ये सेंटेंस इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अबाउट। ऑफ नहीं होगा, टॉकिंग ऑफ नहीं होगा, टॉकिंग ऑन नहीं होगा, टॉकिंग अबाउट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इज़ द अप्रोप्रिएट विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का अर्थ होता है मनोरंजक। तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट कौन सा वर्ड है। तो यहाँ फ़नी दिया हुआ है, तो आप लोग फ़नी जानते हैं कि ये भी मनोरंजन के टाइप में आता है। हाँ, ह्यूमरस जो है
ये भी हमारा उसी का सिनोनिम्स है। बट बोरिंग जो है हमारा, कि इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड एंड, जो हमारा बंच होता है फ्लावर्स का, उसे हम क्या कहते हैं? तो अथेस्ट, बकेट, बुके, ग्रुप फ्लावर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अथेस्ट मीन्स वन हु बिलीव इन गॉड, वन हु हैज़ नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, जिसे गॉड के एग्जिस्टेंस में कोई भी बिलीफ नहीं होता है, तो उसे अथेस्ट कहते हैं। और जो हमारा बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, अरेंज किए होते हैं अट्रैक्टिव वे में, उसे हम बुके कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन और ग्रैंडफादर किससे रिलेटेड है? फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जेंडर। और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा बॉय, मैन, अंकल और फायरमैन, ग्रैंडफादर, ये सारी जो भी हमारे वर्ड्स हैं, ये सारे डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। जो ह्यूमन है उसका मीनिंग सेम है इनमें से किसके? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा काइंड। ह्यूमन मतलब दयालुता होता है और काइंड मतलब भी दयालुता होता है, जबकि क्रूअल मतलब निर्दयी होता है, तो ये होगा नहीं। इनह्यूमन ये भी हमारा अपोजिट टाइप का होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। ब्लैंक में हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को पुट करना है। तो हैव ट्रस्ट इन गॉड, राइट आंसर विल बी इन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अब यहाँ पर 9 से 11 तक के गद्यांश दिए हुए हैं और इनके आंसर इनको रीड करके करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे रीड करना। दिया हुआ है, वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौर पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येलोपुर में चूँकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया करता था। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? जो कैंप टॉम कैनेडी हैं उनको ये जो कैंप है वो अच्छे क्यों लगते थे? ऑप्शन दिया हुआ है मौसम का आनंद मिलने के कारण, पिकनिक के समान होने के कारण, कष्टदायक होने के कारण, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो फिर चलते हैं हम इधर पैसेज में और यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था, इसीलिए
जो टॉम कैनेडी थे उनको ये अच्छा लगता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पिकनिक के समान होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। तो कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर से देखते हैं जो हमारे पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौर पर। तो यहाँ से आंसर मिल सकता है हमको। इसका आंसर, इस अनुच्छेद का जो शीर्षक होगा उसे हम ले सकते हैं शरतकालीन दौर का मजा, हो सकता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हासिल मतलब प्राप्त करना होता ही है, लब्ध ये भी होता है, लेकिन गंवाना इसका जो है पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी, इनकी कविताओं में रहस्यात्मकता पाई जाती थी, और मैं नीर भरी दुख की बदली इन्हीं की कविता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। स्पर्शजन्य मतलब जो छुआछूत के माध्यम से फैलने वाली बीमारी, उसे किस नाम से जानते हैं, या फिर उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, संक्रमित, संक्रमणीय या संक्रामक। तो ऐसी बीमारी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देख सकते हैं, पंख, पत्थर, प्रकट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पंख का पक्ष हो जाएगा, और पत्थर का पाषाण या प्रस्तर हो जाएगा, और प्रकट जो है हमारा बिल्कुल सही है। ये प्रगट इसका तद्भव होता है, और प्रगट जो है प्रगट का तत्सम प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, और एक जो होता है एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। इसमें मुख्य वाक्य दिया हुआ है ये, और इसमें ये आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 15 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पर एक मुहावरा दिया हुआ है, उसका अर्थ हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन को ठीक से पहले देखते हैं। यहाँ जो मुहावरा है वो दिया अंत बिगाड़ना, अर्थ दिए हुए हैं उसके, निंदा करना, कुछ भी ध्यान न देना, परिणाम खराब करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3, परिणाम खराब करना, अंत बिगाड़ना अर्थात परिणाम खराब करना। इसे वाक्य में प्रयोग करें अगर, तो
अच्छा भला व्यापार चल रहा था, लेकिन रमेश की एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोई अन्यथा नहीं लेगा, नाम एक एग्जाम्पल है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ दिया हुआ है तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं शब्द आते हैं, वे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ता है, उठता है दिया हुआ है, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, तो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक क्रिया, क्योंकि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ने की जगह कर्म पर पड़ने लगता है, तो वहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का 4, इसमें एक से अधिक सही है। क्यों? क्योंकि तात्पर्य मात्र के भेद और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा एक से अधिक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग क्या है? संस्मरण, वाग्मय, व्याख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर व्याख्या। व्याख्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर वाला जो होगा हमारा ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे वाला यहाँ पर प्रत्यय है, ऐसे ही हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, जैसे पढ़ने वाला, गाड़ी वाला, लिखने वाला, रखवाला, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा अंकुश न लगाना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 न डरना। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ है न डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सर्वोपरि का जो सही संधि विच्छेद है यहाँ पर दिया हुआ है सर्वधन उपरि। सर्वे धन परि नहीं होगा, सधन उपरि ये भी नहीं होगा, और एक से अधिक भी नहीं होगा, तो इसलिए सर्वधन उपरि राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ये जो हमारा चिन्ह दिया हुआ है इसको कहते हैं, ये कुछ ऐसे करके और ऐसे दिया हुआ है, तो इसे अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्ध विराम चिन्ह, ओके। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण। और नेक्स्ट ये दिया हुआ है हमारा, इसको अल्प विराम कहते हैं, ओके। और एक और, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्या पूछा था? अल्प विराम चिन्ह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से
एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास होता है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ दे वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, गजानन अर्थात गणेश हो जाता है, गज प्लस आनन, और ऐसे ही आप लोग 2-3 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। समिति, समिति, समिति। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 समिति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक, प्रयुक्त में से एक से अधिक और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसमें कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी। तो यहाँ पर री है, मेरी, मेरी पुस्तक, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा हुआ है इसमें, आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समीक्षा, टिप्पणी, सोचना। तो यहाँ पर सोचना जो है हमारा ये पर्यायवाची नहीं है, जबकि समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी ये सारे आलोचना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण के उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले हमें तालव्य देखना है। तो हम जानते हैं कि तालव्य में जो वर्ण होते हैं कंठ तालु, मतलब कंठ में होता है क, ख, ग, घ, अंग, और च, छ, ज, झ और य, ये हमारे तालव्य में होते हैं। और इसमें बोला है महाप्राण, तो हम जानते हैं कि महाप्राण जो होता है 2 और 4, ये वाले महाप्राण होते हैं। और इसमें बोला है घोष, घोष हम जानते हैं कि घोष में 3, 4 और 5 ये घोष होते हैं। तो देखेंगे कि सब में कौन आ रहा है, ये तीनों कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है। तो झ यहाँ दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा हमारा झ। तो और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से हमारे यहाँ जीएस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऐसी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारी ये पहली क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।